बीते कुछ दिनों से कहा जाए तो सनातनियों के बीच सबसे चर्चित शख्सियत हिंदू हृदय सम्राट देवरिया सदर विधायक श्री शलभमणि त्रिपाठी जी हम सभी से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अवसर हम बता दें कि शिव शक्ति महायज्ञ बनिया छापर में सम्मिलित होने के लिए बतौर मुख्य अतिथि इन्हें आमंत्रित किया गया था और कटिया प्रखंड की इस धरती पर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, प्रथम आगमन है आपका संभवतः बिहार में, एक विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ के लोगों ने जो स्वागत किया आपका उसे किस रूप में देखते हैं? इस इलाके में पहला आगमन आप कह सकते हैं जी। बाकी बिहार चुनाव में तो हम लोग लगातार लगे रहे जी। पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें पूरी जमुई लोकसभा जहां विधानसभा की 6 सीटें थी हम लोगों ने काम किया, पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जरूर पहली बार आगमन हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं जो बहुत प्रेम करते हैं, उनसे भेंट हुई। बहुत सारे लोग हमारे देवरिया के भी यहाँ पर हैं। तो देवरिया में और ये जो बनिया छापर जो गांव है एक बड़ा गहरा रिश्ता है। बहुत सारे लोग यहाँ से देवरिया गए और बहुत सारे लोग देवरिया तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए और देवरिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। तो एक गहरा रिश्ता है। आज यहाँ पे बाबा गिरधरनाथ महादेव मंदिर का भी दर्शन हुआ। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और आपको पता है कि शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है, उसी में यहाँ के लोगों ने कहा था कि आना है, तो उनके आदेश का अनुपालन करने के लिए हम सब आज यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए, पिछले दिनों जो बात काफी चर्चा में रही, अवैध मजार का ध्वस्तीकरण, काफी लंबी लड़ाई आपने लड़ी इसके लिए। यादव जी के सपने को साकार किया। आपका सोशल मीडिया पे एक भावुक पोस्ट आया था, इसे लेकर काफी चर्चा हुई, धमकियां भी मिली सोशल मीडिया पर और धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता जो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। देवरिया में हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक होते थे राम नगीना यादव जी, और उन्होंने इस अवैध मजार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये मजार पूरी तौर पे अवैध थी, सरकारी जमीन पर बनी थी, बहुत सारी बंजर जमीन थी उस पर बनी थी, और राम नगीना यादव जो उसकी लड़ाई लड़ते थे उनकी हत्या कर दी गई बेरहमी से। वो लड़ाई वहीं पर रुक गई, अधूरी पड़ गई। उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़े लेकर, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत अंश बचा है, उसको भी बहुत जल्द हम सब कार्रवाई कराएंगे, वह भी ध्वस्त होगा। कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि सनातनियों को अपनी ताकत समझनी चाहिए। सनातनी कई बार बहुत मुद्दों पर आपस में छोटे छोटे विषयों पे बढ़ते हैं। हमें उन मुद्दों को निष्पादित करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए, लेकिन बंटना नहीं चाहिए। कुछ विषय आए, उन विषयों को लेकर आपस में चर्चा करनी चाहिए, उन विषयों को लेकर आपस में बैठना चाहिए। सनातनी एक रहेंगे तो हिंदुस्तान सबसे आगे रहेगा, भारत सबसे आगे रहेगा। और जब जब सनातनी बटे हैं तब तक भारत की ताकत घटी है। इसलिए सनातनियों की ताकत बहुत जरूरी है, उनकी एकजुटता बहुत जरूरी है, उनकी एकता बहुत जरूरी है। सनातनियों की एकजुटता के लिए ऐसे धार्मिक आयोजन व्यापक तौर पर जिसमें जनता शामिल होती है, समाज के सभी वर्ग शामिल होते हैं, इनको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं देवरिया सदर विधायक? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत से लोग हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और कुछ नासमझ तरह के लोग हैं, वह भी बहुत तरह के कमेंट करते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं या वैसे भी जो हमारे जो सनातन परंपराओं के संस्कार हैं उसमें हर वर्ग की उसमें सहभागिता होती है। आज भी जब ये कार्यक्रम हो रहा होगा तो आप देखेंगे तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब हिंदू होकर शामिल होते हैं, सब सनातनी होकर शामिल होते हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं देश और दुनिया के सामने, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आप कश्मीर को देख लीजिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और जब जब हम बटे हैं तब हम कटे हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें बांटना चाहती हैं, आपस में एक संदेह पैदा करना चाहती है, मतभेद पैदा करना चाहती हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि ठीक है, विषय हो सकते हैं, कुछ विषयों पे आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन अंततः हमको समझना चाहिए कि समस्त हिंदू परिवार एक परिवार जैसा है, एक कुनबे जैसा है। हमको मिलकर रहना है, समस्याओं का आपस में समाधान भी करना है। आपस में बैठेंगे, आपस में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं करेंगे। चलिए, मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सवालों की तरफ चलेंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवरिया से सांसद के उम्मीदवार शलभमणि त्रिपाठी हो सकते हैं। समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया पर अक्सर ये मांग करता रहता है कि बड़ी राजनीतिक जिम्मेवारी सौंपी जाए। क्या लगता है आपको, कब वो समय आएगा जब आपके समर्थकों को वो मिलेगा जिसकी वो मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं, एक शिक्षक पुत्र हूँ, और हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमें ये अवसर मिलेगा कि हम विधानसभा के भीतर भी जा पाएंगे। तो मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारी देवरिया की जो महान जनता है उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
मेरे जैसे एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को, बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को सेवा का अवसर दिया। पार्टी जिसका जहां उपयोग करना है बहुत बखूबी जानती है। और अभी तो देखिए बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि बिहार के जो सबसे युवा हमारे नेता थे, जो मंत्री भी थे, श्री नितिन नवीन जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा जिम्मेदारी दे दी। तो पार्टी बढ़नी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा संगठन सर्वोपरि है। देश कैसे आगे बढ़े, संगठन कैसे आगे बढ़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि शलभ बड़ी कैसे आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि पत्रकारिता के करियर में कुछ चुनिंदा लोगों को जिन्हें मैं शुरुआत से फॉलो करता हूं, उनमें माननीय शलभमणि त्रिपाठी जी का भी नाम शामिल है। पहले न्यूज 18 इंडिया जो कि IBN 7 हुआ करता था, माननीय उसके ब्यूरो चीफ और एंकर रहे हैं, और तब भी इनकी जो प्रेजेंटेशन की शैली होती थी काफी तथ्यात्मक और आक्रामक हुआ करती थी। सदन में वो शैली क्यों नहीं देखने को मिलती है? नहीं होता है, आप कई बार देखेंगे, हम क्योंकि सत्ता में हैं, तो सत्ता में हमें ज्यादा संस्कारी होना चाहिए, ज्यादा विनम्र होना चाहिए। जो विपक्ष के साथी हैं उनको ये अवसर मिलता है, उनको सवाल उठाने का भी अवसर मिलता है, हम लोग अपना जवाब देते हैं, अपनी बात रखते हैं। आप जब जब ताकत में होते हैं, हमेशा बड़े बूढ़ों ने सिखाया भी है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि आप जितने ताकत में हो उतना आपको विनम्र होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, और इसलिए हम लोग विनम्रता के साथ सबकी बात सुनते हैं और अपनी बात भी विनम्रता से कहते हैं। चलिए, योगी जी की बात आई है तो थोड़ा सा अब जातियों पर भी चर्चा होगी। ब्राह्मण और ठाकुरवाद के आरोप लगते रहते हैं अक्सर योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि जो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी एक छवि थी, कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचा है इस छवि को। आप एक ब्राह्मण हैं, विधायक हैं, योगी जी के सूचना सलाहकार भी रह चुके हैं। इन आरोपों पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते हम लोग जातियों पर बहुत चर्चा नहीं करते। लेकिन क्योंकि आपका सवाल है, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री चुना है और एक बहुत बड़े बहुमत से चुना है। योगी जी जब गोरखपुर के सांसद होते थे तब भी कुछ लोग इस प्रकार के सवाल उठाते थे, और आप जाकर पता करेंगे तो कई बार उनके विरुद्ध, योगी जी के विरुद्ध कुछ ब्राह्मण नेताओं को खड़ा किया गया चुनाव में, ये कहते हुए कि ब्राह्मण इस बार योगी जी को वोट नहीं देगा और ये नेता चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन योगी जी की जीत का मार्जिन बढ़ जाता था, क्योंकि ब्राह्मण समाज तब पूरे चुनाव को अपने सर पे उठा लेता था और ये कहता था कि नहीं भाई, ये चुनाव तो हमारा चुनाव है। तो इस प्रकार के भ्रम पैदा करने वाले बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 2017 के पहले मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते हम सब चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने, हम सब चाहते थे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर बने, लेकिन भगवान राम के मंदिर में दिवाली भी नहीं मना पाते थे। पूरी दुनिया दिवाली मनाती है भगवान राम के नाम पे, लेकिन एक ब्राह्मण, एक संत, एक पुजारी जाके भगवान राम के मंदिर में एक दीपक तक नहीं लगा पाते थे। योगी जी आए तो मंदिर भी बना, और देखिए बहुत बड़ा एक दीपोत्सव का आयोजन भी होता है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो आज सनातन की जय जय है, आज हिंदुत्व की जय जय है, आज भगवा की जय जय है। तो ब्राह्मण तो हमेशा इस बात से लेकर ऊर्जा उनको मिलती है कि जब सनातन की जय हो, जब भगवा की जय हो, जब हिंदुत्व की जय हो, जब गौ माता की जय हो, तो ब्राह्मण तो हमेशा खुश होते हैं। और योगी जी की सरकार को ब्राह्मणों का पूरा समर्थन भी है, आशीर्वाद भी है। कुछ लोग इस प्रकार की बातें फैलाते हैं और राजनीति पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को पता है कि 2017 के बाद उनको सम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है, हिफाजत भी मिली है, और जो भी विषय होते हैं उन विषयों में कोई समस्या अगर आती है तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री जी फौरन उसका हल निकालते हैं। चलिए, विषयों की बात आई है, एक विषय और चर्चा में रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर फिलहाल रोक लगाई है, यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई हुई थी। जब समाज में हम एक तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, देश का शीर्ष नेतृत्व ये कहते हुए नजर आ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे में इन नियमों की क्या समाज को आवश्यकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो इन्हें लाने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, यूजीसी एक संस्था है, वो एक नियम लेकर आई, एक कानून लेकर आई। उस कानून को लेकर कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, कुछ उसमें समस्याएं लोगों को नजर आई। उन समस्याओं को लेकर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, उसको रोक दिया है। पर्पज किसी भी कानून का ये होना चाहिए कि उसमें सभी का उसमें हित छुपा हो। अगर कोई कानून किसी वर्ग के मन में मतभेद पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसमें सुधार होता है, सुधार होना भी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर जो भी कानून का स्वरूप सामने आएगा वो सबके लिए अच्छा होगा और सबको स्वीकार्य होगा। चलिए, पत्रकारिता का चूंकि आपका करियर काफी लंबा रहा है, एक नेता के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा
जब आप पत्रकारिता किया करते थे सर, तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता के स्तर में कितना अंतर देखते हैं? क्या परिवर्तन आया है जो सकारात्मक है? देखिए, अवसर बढ़े हैं, मुझे लगता है कि मौका बढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठ के मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं तो कल्पना, क्या आज से 10 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि बनिया छापर गांव में कोई बैठ के इस प्रकार से इंटरव्यू कर रहा होगा, उसके सवाल इतने तीखे भी होंगे और इतने अच्छे भी होंगे। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बनिया छापर गांव में, जो कि एक सुदूर इलाका माना जाता है, आप पटना से 5 घंटे की दूरी पे हैं लगभग, पटना राजधानी है, और लखनऊ से भी आप लगभग 6 घंटे की दूरी पे हैं। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता के मौके बढ़े हैं, अवसर बढ़े हैं, और आप जैसे युवा जब माइक लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक कल्पना की गई थी पत्रकारिता की, कि गांव गिराव के जो आम लोग हैं उनकी आवाज भी सत्ता के कानों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं भी पटना और दिल्ली तक पहुंचे, लखनऊ तक पहुंचे, उस सपने को आप सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक पत्रकारिता कुछ खास घरानों की, आप कह सकते हैं कि उन घरानों में कैद थी, कि बड़े बड़े मीडिया हाउस होते थे, वही खबरें चलाते थे, वही विषय तय करते थे, वही मुद्दे तय करते थे। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता गांव गांव तक पहुंची है, गली गली तक पहुंची है, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा, एक कम्युनिकेशन फास्ट किया, 5G 6G की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, 5G से, तो कम्युनिकेशन फास्ट हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ, बहुत सारी चीजें बदली हैं, और उसमें पत्रकारिता भी बदली है। बहुत सुखद है, आगे भी बहुत सुखद भविष्य होगा। चलिए सर, हम चलते चलते ये चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में वो लोग शामिल हैं जो आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हो, या देवरिया सदर विधायक नेता के तौर पर, या फिर आपके पत्रकारिता के करियर से, जैसे हमारे पत्रकार साथी सुशांत हुआ करते थे, वो भी आपको फॉलो करते हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबका बहुत प्यार मिलता है, और देवरिया भले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बहुत बार सोशल मीडिया पर भी और बहुत बार मौके बेमौके भी बिहार के लोग इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं कि लगता ही नहीं कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है और ये इलाका बिहार में है। तो आपका आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है, बिहार के लोगों का खूब आशीर्वाद मिलता है। ये प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, बढ़ता रहे। ये जो सरकारी सीमाएं होती हैं वो हमको ना बांट पाए, यूपी बिहार को बांट ना पाए, हम सब मिलकर देश की तरक्की में अपना योगदान दें, दोनों राज्यों की तरक्की में योगदान दें, और आपस में मिलजुल कर, जब आपको आवश्यकता हो हम खड़े हों, जब हमारी आवश्यकता हो आप खड़े हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।